हेलो 11th स्टैंडर्ड फिर से आ गए हैं हम लोग अभी डबल एंट्री सीखने के लिए। इस बार अभी हम लोग आज का जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, राइट। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कवर किया था कि आपको बताया था मैंने कि अकाउंटिंग जो होती है ना वो ट्रांजिशन और इवेंट को लेके होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशंस को कैसे गेस करते हैं और इवेंट को कैसे गेस करते हैं। ट्रांजिशन एंड इवेंट को गेस करने के बाद अब आती बारी उनको रिकॉर्ड करने की। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमको सिस्टम्स फॉलो करने होते हैं, अकाउंट के सिस्टम। जो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपोजर दिया था कि अकाउंट में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, मतलब कि दो सिस्टम, सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री। लेकिन फ्रेंड्स आज हम लोग सिंगल एंट्री पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल एंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। वो सिलेबस में लास्ट ईयर था, वो मतलब निकल चुका है। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से सुनिएगा मैंने क्या बोला था, तो अब मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। मैंने बोला था डबल एंट्री सिस्टम। तुम लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, 11th स्टैंडर्ड से तुम लोग बड़े लेवल पे भी चले जाओ, यानी कि एमबीए कर लो, सीए कर लो, सीएफए लेवल कर लो, ये डबल एंट्री सिस्टम आपको फॉलो ही करना है, ओके। क्योंकि आज मॉडर्न अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम ही चलता है। यस और नो, दिस इज व्हाट द डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है और ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स कैसे रखने के लिए बोलता है। यानी कि मेन अगर हम लोग अकाउंट्स को सही तरीके से सीखे तो अकाउंट में ये अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसको यहीं पर क्यों लिखा जाता है और इतने अमाउंट से क्यों लिखा जाता है, ये सारा प्लस माइनस सारी चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, देखो जरा गौर से देखिएगा मैंने क्या नाम लिखा है यहाँ पे, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। इसी के ऊपर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो यहां पर एक वर्ड है डबल, यस और नो, और फिर लिखा है एंट्री सिस्टम। सिस्टम यानी प्रोसीजर, सिस्टम यानी प्रोसीजर, मेथड, प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, उसको हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम। उसके बाद एंट्री सिस्टम मतलब रिकॉर्डिंग सिस्टम, यस और नो। अब आता है डबल एंट्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डबल का मतलब क्या होता है, डबल दो, यस और नो। मतलब होता है कि ट्रांजैक्शंस को दो जगह रिकॉर्ड करो, इवेंट को दो जगह रिकॉर्ड करो, यानी जो भी रिकॉर्ड करो उसके दो रिकॉर्ड करो, यानी कि दो रिकॉर्ड रखो, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, है ना, डबल रिकॉर्ड्स। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि डबल रिकॉर्ड रखने के लिए आपको करना क्या। दोस्तों इस सिस्टम के हिसाब से इसको अंदर जाने के पहले मैं आपको इस अकाउंट मतलब इस सिस्टम के बारे में कुछ एक और दो चार चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है। मैं पहले आपको एक हिंट के तौर पे एक दो मिनट के मतलब एक दो मिनट के तौर पे मैं बताऊंगा कि अकाउंट का एक्चुअली करते कैसे, है ना। वो मैं आपको एक रोड मैप दिखा देता हूं, लेकिन उस रोड मैप पे चलना कैसे फिर मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम करते क्या अकाउंट में, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि एक अकाउंट जैसे ड्राफ्ट किया जाता है, इसको अकाउंट बोलते हैं, जिसके अंदर में अमाउंट वगैरह लिखी जाती है, यानी कि इस टाइप का लिखा जाता है। देखो दोस्तों ये वाला टॉपिक है मेरा 3 से 4 लेक्चर के बाद इसके ऊपर में मैं आने वाला हूँ और बहुत ही डीप में जाने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर में। तो फिर बोलेंगे अभी क्यों बता रहे हैं आप, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रहूंगा ना कि आपको डेस्टिनी क्या है, आपकी पहुंचना कहाँ पे हमको, तब तक आपको रोड मैप में नहीं सिखा पाऊंगा। इसलिए पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि अकाउंट एक्चुअली है क्या एक्चुअली, ओके। इसके आउटकम्स पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वहां तक लेके कैसे जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो चीजें करेंगे कैसे, तो वो सीख लेंगे रोड मैप। इसको हम लोग फ्रेंड्स अकाउंट बोलते हैं और अकाउंट्स को इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं जिसका डेबिट क्रेडिट होता है, यानी कि अकाउंट्स में से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होती है। तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड यानी कि इसको अकाउंट में हम लोग DR यानी डेबिट लिखते हैं, एब्रिविएशन यूज होता है डेबिट के लिए, ठीक है। डेबिट वर्ड आया डेबिट से, मतलब इनडायरेक्टली डेबिट रिकॉर्ड होता है और इसको DR लिखते हैं और ये डेबिट है, DEBIT डेबिट। फिर उसके बाद इधर आते हैं सर दोस्तों क्रेडिट लिखते हैं। क्रेडिट मतलब होता है CR, ये क्रेडियर वर्ड से आया हुआ है, यानी इसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, दिस इज क्रेडिट। तो क्रेडिट रिकॉर्ड होता है इनडायरेक्टली। तो लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड, ये होती है अकाउंटिंग, ओके। यानी कि अकाउंटिंग का एक छोटा सा एस्पेक्ट। उसके बाद ये अकाउंट में पहुंचने के लिए फिर कुछ जर्नल एंट्रीज नाम की चीज एंट्रीज होती है, तो इसके लिए ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ता है। मुझे मालूम है कि आधे से ज्यादा लोग ये समझ नहीं रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले बोल दिया कि हमको जो करना है रिकॉर्डिंग एंट्री, तो वो दिखा देता हूँ पहले मैं। 1 मिनट की मैंने वादा किया था कि 1-1.5 मिनट में बताऊंगा, मतलब ज्यादा सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ रोड में दिखाऊंगा कि डेस्टिनी क्या है हमारी। तो सिर्फ डेस्टिनी का पिक्चर देख लो, अंदर जाके हम लोग देख लेंगे बाद में उसके अंदर क्या है। तो एक जर्नल नाम की चीज होती है जिसमें हम लोग एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। एंट्रीज होती है ना वो बस हर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है, मतलब ये है दो साइड्स लेफ्ट और राइट,
इसी के लिए इसका नाम पड़ा हुआ डबल एंट्री, ठीक है ना, डबल एंट्री लेफ्ट और राइट। यानी क्या होता है कि कोई भी अगर एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको दो अकाउंट्स में लिखा जाता है, यानी कि दो जगह लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अगर मैंने राम को 100 रुपए दिए, कितने 100 रुपए किसको दिए, राम को, तो 100 रुपीज आई हैव गिवन टू द राम, मैंने राम को दिया। तो राम के इसमें लिख देंगे एक बार, यानी राम को 100 रुपए दिए, और एक लिख देंगे कैश में, क्योंकि कैश गई तो 100 रुपए कैश में लिख देंगे। एक कैश का हिसाब रहेगा, ये राम का हिसाब रहेगा, मतलब कि 2 एंट्री होगी। यानी यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने, यानी कि यहाँ पे 2 टेबल बना के 2 एंट्री करनी है। दैट इज व्हाट इज अ डबल एंट्री। क्योंकि डबल एंट्री के अंदर में तुम लोग जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होता है, T फॉर ट्रांजेक्शन एंड E फॉर इवेंट, तो ट्रांजेक्शन को भी कितने बार रिकॉर्ड करना है, मतलब कि 2 टाइम्स रिकॉर्ड करना है, यानी कि डबल रिकॉर्ड करना है। इवेंट को भी कितनी बार रिकॉर्ड करना है, 2 टाइम्स रिकॉर्ड करना है, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स करने हैं। इसलिए इसका पूरा नाम ही पड़ा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम। 2 टाइम्स रिकॉर्ड करना है किसी भी ट्रांजेक्शन और किसी भी इवेंट को, एक बार नहीं 2 टाइम्स रिकॉर्ड करना है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम। बोलेंगे कहां रिकॉर्ड करना होता है, ये है अकाउंट। जैसे ये उदाहरण दे देता हूं मैं भी, एक एग्जांपल लेके समझेंगे ना तो आपको चीजें समझने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने राम को 100 रुपए दिए, तो ये राम का मैंने इसे टी पैटर्न अकाउंट बना लिया, और कैश दिया मैंने आपको, पैसे दिए तो कैश अकाउंट बना लिया। तो 100 रुपए कहां पे आएंगे, राम के डेबिट साइड पे आते हैं। क्यों आएंगे, यही तो सिखाना है मुझे, तो क्यों का आंसर मैं अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग सिखा रहा हूं। तो राम के डेबिट में आएगा 100 रुपए, क्योंकि राम इज अ रिसीवर, दैट इज अ रूल ऑफ सिस्टम। एंड कैश के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कैश जारी होती है तो कैश के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि कैश क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज अप। तो ये हुआ राम डेबिट और ये हुआ कैश क्रेडिट, है ना, मैंने लिख दिया। अब आपने सोचा होगा जी सर ये तो बताओ कि इधर क्यों आया, बोलेंगे इधर क्यों आया। अभी नहीं सोचना है, 2 मिनट रुक जाना, अभी नहीं सोचना है। फिर बोलेंगे क्यों बताया, मैं बताने के लिए बताया कि डबल एंट्री क्या होती है। एक राम के अकाउंट में हिसाब लिखना है और एक कैश के अकाउंट में हिसाब लिखना है। ये होगी एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री, ये सुनो, एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री। चलो मान के चलते इवेंट को ले लेते हैं। तो हमारे गोडाउन में आग लग गई, 10,000 रुपए का लॉस हो गया है। तो इसको अकाउंट में कितने अकाउंटेंसी में इसका हिसाब कैसे रखेंगे, तो एक अकाउंट बनाएगा एक अकाउंट बनेगा लॉस बाय फायर, और एक अकाउंट बनाएगा स्टॉक का या गुड्स का या परचेस का। मतलब कुछ लोग परचेस से भी रिकॉर्ड करते हैं, मैं गुड्स लिख देता हूं जनरल सेंस में समझने के लिए। तो दोस्तों यहां पर देखो आपके पास से 10,000 की गुड्स क्या होगी, जल गई, इवेंट हो गया। तो इस इवेंट को भी 2 बार रिकॉर्ड करना है, डबल एंट्री। तो 2 बार रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है, तो जैसे लॉस हो गया तो लॉस के अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो 10,000 रुपए डेबिट पे आएंगे। अब ये मत पूछना कि क्यों डेबिट करते हैं, बोलेंगे सर पूछेंगे नहीं तो कैसा होगा, लेकिन फिलहाल मत पूछो, इसी का आंसर मैं देने वाला हूँ, उसी ट्रैक पे हूं मैं, ठीक है। तो 100 रुपए से हमने लॉस को, मतलब 10,000 से लॉस का अकाउंट डेबिट किया, गुड्स गई इसलिए 10 का अकाउंट क्रेडिट किया, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ रेज हो रहा है कि इसको इधर क्यों लिखा, इसको इधर क्यों लिखा, वो छोड़ो, क्यों वो आंसर छोड़ो। ये देखो कि मैंने 2 बार लिखा, यानी लॉस हुआ, एक इवेंट हो गया, उस इवेंट को मैंने 2 जगह रिकॉर्ड किया। यही तो डबल एंट्री सिखाता है कि ट्रांजेक्शन को 2 बार लिखो, 2 जगह लिखो, दैट इज व्हाट द वर्ड इज गिवन, डबल एंट्री। अब कैसे लिखो, क्यों लिखो यहाँ पे, क्यों लिखो वहां पे, उसके आंसर्स अभी मिलने वाले हैं। तो डबल एंट्री का एक फ्रेमवर्क क्लियर हो गया, डबल एंट्री समझ में आ गया। किसी भी इवेंट और ट्रांजेक्शन को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 2 जगह रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है 2 जगह पे, 2 चीजों का हिसाब रखना है, इसलिए तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम को। सिस्टमैटिक क्यों है, तो आपको जाके अभी अगर तुमने आज एंट्री मारी है और कभी आप 2 महीने बाद रजिस्टर ओपन कर रहे हो, तो लॉस के रजिस्टर में मतलब जैसे रजिस्टर ओपन करोगे तो एक लॉस का अकाउंट दिखेगा, 10,000 रुपए उसमें लॉस दिख रहा है, और एक गुड्स का अकाउंट दिखेंगे, 10,000 रुपए की गुड्स उसमें से गई है। यानी अगर मुझे गुड्स का हिसाब चेक करना है तो मैं गुड्स का रिपोर्ट देखूंगा, मुझे अगर लॉस का रिकॉर्ड देखना है तो मैं लॉस का रिपोर्ट चेक करूंगा, मुझे अगर राम की अगर अकाउंट को डिटेल चेक करना है तो राम का अकाउंट चेक करूंगा, और कैश का हिसाब चेक करना है तो मैं कैश का अकाउंट चेक करूंगा। यानी कि मेरे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कि कैश के सारे हिसाब, कैश कितनी आई कितनी गई, राम के सारे हिसाब, राम से कितना लिया कितना राम को दिया। दिस इज व्हाट कि यहां पर एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है ना। तो यही हमको करना है। अब वो करना कैसे, अब वो मैंने इधर कैसे लिखा, इधर कैसे लिखा, ये डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्या है, थोड़ा धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। लेकिन अभी डेबिट क्रेडिट फिलहाल आज के वीडियो में नहीं होने वाला।
आज के वीडियो में कुछ तो भी सिस्टम की कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, यानी डबल एंट्री सिस्टम के क्या नियम है वो सीख लेते हैं। ठीक है, चलो तो अभी नियम क्या होते हैं? नियम मतलब प्रिंसिपल। जब मैं बोल रहा हूँ डबल एंट्री सिस्टम, तो हर सिस्टम के अपने एक नियम होते हैं, तो इसके अपने एक प्रिंसिपल्स यानी नियम है, राइट है सर, प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल एक कॉमन एक फ्रेमवर्क, एक बड़ा फ्रेमवर्क है। प्रिंसिपल्स यानी रूल्स एंड नियम, जिसको मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यानी वो लोग बोलते हैं कि कैसे करना, उसी चीज को बोलते हैं हम प्रोसीजर। यानी अकाउंट होगा कैसे, अकाउंटिंग होगी कैसे, उसके नियम क्या है। तो उन्होंने अकाउंट को समझने के लिए दो चीज क्लियर करवा दी है कि अकाउंट में कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉलो करना है आपको और कुछ कन्वेंशंस फॉलो करना है आपको। सबसे पहले तो आपको कन्वेंशंस फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मैं पहले कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस कर देता हूं। कन्वेंशन ये वर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट ये वर्ड क्या है, समझते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हमारे सिस्टम के अंदर में कुछ चीजों का अपना एक मतलब है, उस मतलब को समझकर ही आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट को लिखना है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? एक उदाहरण दे देता हूं कॉन्सेप्ट का, फिर कन्वेंशन पे तुरंत आते हैं। जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन, जैसे अभी गोडाउन में आग लग गई, मैंने बोला गोडाउन में आग लगी तो 10,000 का लॉस हो गया, तो ये जो अमाउंट है 10,000, ये हमने लॉस जो हुआ गुड्स का उसको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया, यानी कि मॉनेटरी का एक बेस बनाया, मनी में मेजर किया, और उसके बाद हमने उसको 10,000 रुपये एज ए लॉस रिकॉर्ड किया था। मैंने यहाँ पे अकाउंट में, तो यहाँ मैंने क्या किया, इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मॉनेटरी कॉन्सेप्ट यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। ये मैंने नहीं बोला, अकाउंट ने बोला कि किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को आप मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करो, यानी कि मनी से मेजर करो, और उसको मनी से मेजर करके फिर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? चलो ठीक है। मैंने अपने शॉप से एक चीज उठा के एक पर्सन को गिफ्ट कर दी, तो भाई मैंने एक चीज गिफ्ट करी है, मैंने उससे पैसे नहीं लिए, फ्री है, गिफ्ट है, उसके बर्थडे पे दे दिया, लेकिन व्यापार से उतरने की तो चीज गई ना। तो व्यापार ये नहीं बोलता कि कितने गिफ्ट, तुमने कौन सी चीज गिफ्ट किया। व्यापार बोलती है कि तुम गिफ्ट लिखो, चीज का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, गिफ्ट लिखो, बट कितने रुपए का था वो लिखो, क्योंकि उतने रुपए की गुड्स आपके व्यापार से जा रही है। यानी अल्टीमेटली आप बार बार एक चीज समझ रहे होंगे कि ट्रांजैक्शन हो रहा है बट इसको मनी से मेजर करना है, यस और नो? तो उसको इसलिए बोला जाता है हमारे अकाउंटेंसी में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जैसे आप मान के चलते, एक और एक उदाहरण दे देता हूं मनी मेजरमेंट को लेकर, तो टॉपिक में सिखाने वाला हूं, फिर भी अभी आपको तो सिर्फ सिखाना है, बेसिक पे चल रही, इसलिए मान लेते हैं कि मैंने मेरे एक दोस्त को एक पेन दे दिया, उसके बदले में मैंने उसके पास से बिस्किट का पैकेट ले लिया, तो उसने मुझे बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का दे दिया और मैंने उसको 25 रुपए का पेन दे दिया। बोलेंगे सर आप तो बेवकूफ हो, 25 रुपीज का आपने उसको पेन दे दिया और 10 का पैकेट ले लिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी बिस्किट तो मुझे चाहिए थे, खरीदने तो मैं गया था, ऑफर तो मैंने दिया था कि भाई तू ये पेन रख ले, बिस्किट मुझे दे दे, तो मुझे बताइए मुझे बिस्किट कितने में पड़ा? ये सर नो? तुम बोलेंगे सर वो तो 10 रुपए का पैकेट है, तो फिर 10 का बिस्किट हो गया। नो, मैंने कितने से ट्रांसफर किया? 25। बोले कैसे सर, वो तो 10 का पैकेट आ गया ना, लेकिन दिए कितने मैंने? 25। कितने से सैक्रिफाइस हुआ मेरा? 25। कितने से ट्रांजिशन करने की कोशिश की मैंने? 25। तो मैं रिकॉर्ड कितने से करूंगा? 25। अब तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे ये नहीं बोलता कि तुम पेन रिकॉर्ड करो और बिस्किट रिकॉर्ड करो, तुम्हारा बिजनेस बोलता है कि ट्रांजेक्शन कितने से हुआ है उतनी अमाउंट रिकॉर्ड करो, यानी कि उसको मनी में मेजर करो, शॉर्ट एंड सिंपल। तो फिर से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करने बोलता है अकाउंट। अगर आपने अकाउंट्स के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब आपको अकाउंटिंग नहीं आती, आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, दैट्स इट। चलो कन्वेंशन पे आते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बहुत सारी है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ मीनिंग समझाने की कोशिश करी है। कन्वेंशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। कन्वेंशंस मतलब क्या होता है, इसको साधारण हिंदी में बताऊं तो क्या बोलते हैं इसको? परंपरा है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन ऑफ अकाउंट्स में क्या है? ट्रेडिशन किसको बोलते हैं बेटा? इमेजिन करो कि आपके घर में सब धोती कुर्ता पहनते होंगे, कहाँ पुराने सालों से है, पूजा करते तो धोती कुर्ता पहन के बैठो,
इसका मतलब ये ट्रेडिशन है। इंडिया के अंदर में शादी करते मंगलसूत्र पहनाते और 7 फेरे लेते, शादी होती है, ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ पे गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन सबकी अपनी एक प्रोसीजर, एक सिस्टम बना हुआ है, यानी वो ट्रेडिशन है, यानी वो कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन अकाउंट्स में भी कुछ है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस को लेकर। तो वो कन्वेंशंस क्या है? 4 कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशंस, लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट्स को लेके, इसलिए तो मैंने आपको ये डिफाइन करके बताया, मेरे बोर्ड पे एकदम से अलग से क्लैरिफाई करके बता रहा हूँ। तो कन्वेंशन यानी परंपरा, यानी प्रोसीजर, यानी कि ट्रेडिशन, 4 पैटर्न में। अकाउंट बेसिकली क्या बोलता है कि आपने इन परंपराओं को फॉलो करना है। अकाउंट्स के कौन सी परंपरा है अकाउंट्स की? नंबर 1, जैसे कि पहला है फुल डिस्क्लोजर। अब दोस्तों फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? पहले हम चारों नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो फुल डिस्क्लोजर, फिर उसके बाद है कंजर्वेटिज्म। कुछ किताबों में आपको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में मिलेगा, यानी यहां पर कुछ किताबों में मिलता है, क्योंकि कुछ किताब वालों क्लासिफाई नहीं करते कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट, तो सीधे एक लाइन से दे देते हैं। और अगर आप और बड़ी बुक्स रेफर करेंगे ना, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। ये सुनो, मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बोलूं, अगर आप बड़ी बुक रेफर करेंगे ना, तो आपको मैंने क्या लिखा है वो समझ में आ जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो बुक आप रेफर कर रहे हो सकता है कि उस बुक में आपको सबकी सब चीजें एक ही इसमें दी हो, और कुछ बुक में स्पेसिफाइड दिया रहता है कि ये कन्वेंशन है और ये कॉन्सेप्ट है। ये सुनो, ओके। तो कंजर्वेटिज्म हो गया, एक कंसिस्टेंसी है, क्योंकि मैंने भी खुद बुक पढ़ी है, तो कुछ कुछ किताबों में कंसिस्टेंसी, तो कुछ किताबों में आपको कंसिस्टेंसी जो है वो कॉन्सेप्ट में मिलेगा। मैंने आपको पहले बोल दिया कि कॉन्सेप्ट में दिया रहता है, मतलब कुछ किताबों में कन्वेंशन की बात ही नहीं करते, थ्योरी दे देते और कॉन्सेप्ट में सारी लिस्ट लिख देते, तो अपने को लगता है सारी कॉन्सेप्ट्स है। नो, कन्वेंशन है, मतलब ट्रेडिशन है, परंपरा है। कैसे? तो फुल डिस्क्लोजर हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, और एक हो गया कंसिस्टेंसी हो गया। 4th नंबर पे आपको क्या करना है? तो मटेरियलिटी, यानी कि कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन होता है। कुछ बुक्स में, वंस अगेन बोल रहा हूं मैं फिर से बार बार, कल को जाके आप ये क्वेश्चन रेज ना करो कि राजेश सर आपने कन्वेंशन में बताया है, वो तो कॉन्सेप्ट में लिखा है 2-3 बुक में लिखा है, लेकिन कुछ बुक्स अगर आप पढ़ते हो और बड़े हो, और थोड़ी बड़ी बुक खोल के पढ़ने का, 11th तक लिमिटेड नहीं रहने का, आप तो शुरू कर रहे हो ना, तो आगे जब पढ़ाई करोगे तो बड़ी बुक से भी पढ़ने का। यू नो, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं अपना खुद का एक बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूं, मैंने पढ़ाया है, ये सही है ऐसा मैं नॉर्मली नहीं मानता, क्योंकि मैं अपना क्रिटिक्स हूं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है, तो इसलिए मैं ज्यादा बुक रेफर करता हूं। तो ये जो टॉपिक है ना, जमाने से पढ़े हुए, तो मैंने उसको रेफर करते करते अब तक कंक्लूजन में यहां तक पहुंच गया हूं। मतलब कि मैंने अपनी जो मिस्टेक लाइफ में करी होगी एकदम बहुत पहले, वो रेक्टिफाई हो चुकी है। आप भी कर रहे होंगे मिस्टेक, और यहाँ पे बैठे बैठे बड़े बड़े टीचर भी जो मुझे देख रहे होंगे वो भी मिस्टेक करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान है हम लोग, ओके। तो आप भी कर सकते हैं मिस्टेक, कोई बात नहीं है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से याद रखिए, दीज आर द कन्वेंशंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और देयर। लेकिन आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ 4 बातें करेंगे, ये तो पूरी 20 स्टेज के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी, ओके। तो फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कन्वेंशन में, समझते हैं। देखो भैया, अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाते क्यों है? ताकि हम लोग हमारे इंटरनल यूजर्स, यानी कि ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, इन सब को के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके कि हमने जो 365 दिन मेहनत करी है उसका क्या रिपोर्ट आया है। तो ठीक है, मान लेते गुड रिपोर्ट आया हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो अब बात आती है ना कि वो रिपोर्ट सही है कि गलत है। तो सही है कि गलत है, यानी उसके अंदर लिखे हुए फिगर सही है कि गलत है। तो भैया कुछ जगह पर आपकी रिपोर्ट के अंदर डाउटफुल आइटम भी हो सकते हैं, यानी कि मैं बताऊंगा उसके उदाहरण, तो उनके बारे में अपने को डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, यानी क्वेश्चन रेज हो सकता है ना। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि मैंने तो भाई आज वाह बस प्रॉफिट कमा लिया स्टॉक मार्केट में, तो तुम मुझे क्वेश्चन क्या पूछोगे? सर आपने प्रॉफिट कमाया, झूठ बोल रहे हो। सर बताओ कौन से शेयर्स पे कितने कितने कमाए? मैं तो आपने मुझे क्या मांगा? डिस्क्लोजर, ठीक है ना। चलो घुमाता ना, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। हमारे अकाउंट में क्या होता है ना कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स बनाती है, तो उन बैलेंस शीट्स में ना कहीं प्रोविजंस होती है।
जैसे टैक्स प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड के बारे में होता है। उसके बाद तुम्हारी रिजर्व्स को तुम लोगों ने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था वो रहता है। असेट्स के रिवैल्यूएशंस होते हैं, मतलब कि असेट 1 लाख की होगी 1.5 लाख से वैल्यूड हो गई, या फिर 1 लाख की असेट अगर 70,000 से वैल्यूड हो गई। कुछ असेट गायब हो जाती है, मतलब कि हर साल हो सकता है ना कुछ असेट डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ हो गया अचानक वो असेट वैल्यू कम हो गई। यस और नो हो सकता है ना, व्हाई नॉट। मेरे पास 10 फर्नीचर थे, अभी 2 टूट गए मान लेते 1 साल के अंदर में, तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर सिर्फ 8 ही दिखेंगे ना, तो फिर 2 कहां गए, है ना। तो असेट्स के बारे में, वैसे ही लायबिलिटीज के बारे में इमेजिन करते कि आपने बैंक से अनसिक्योर्ड लोन या फिर सिक्योर्ड लोन उठा लिया, तो इसी साल उठा लिया आपने, पिछले साल से नहीं था, 10 साल नहीं था, लेकिन अचानक इस साल आपको रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपने अचानक लोन उठा लिए, एक बड़े अमाउंट का लोन। ओके, तो फ्रेंड्स रिपोर्ट जब बनाते हैं ना, तो अचानक जब तुम्हारे अकाउंट्स में बदलाव हो गए, या फिर तुमने कुछ रेगुलर एक्टिविटी से जनरल एक्टिविटी से और सिंपल सामान्य तौर पर तुमने कुछ असामान्य कर दिया, तो इन बातों का आपको रिपोर्ट के साथ डिस्क्लोजर देना होता है कि हमने बैंक लोन क्यों उठाया, कौन सी एसेट को गिरवी रख के उठाया, मैंने टैक्स के लिए इतनी प्रोविजंस क्यों करी, मतलब 40-50% का प्रॉफिट टैक्स के लिए क्यों निकाला, मैंने डिविडेंड प्रपोज्ड किया तो कितना परसेंट किया, मैंने रिजर्व में प्रॉफिट में से इस साल इतने परसेंट ट्रांसफर किए तो उसके थोड़े रीजन दो कि कितने किए। अच्छा ठीक है, कितना परसेंट किया वो बता दो, इन्हें डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा। असेट के रिवैल्यूएशंस हुए तो क्यों हुए और क्या बेसिस पे हुए, यानी कौन सी मेथड अडॉप्ट किया, यानी रिवैल्यूएशन के बारे में बता दो। यस, वैसे ही आपका मतलब जो कुछ चेंजेस आप बिजनेस अकाउंटिंग में करोगे उसका आपको डिस्क्लोजर तो देना ही है, मतलब कि आपको डिस्क्लोज करना है। चलो आपकी भाषा में समझाता हूं कि जब आप टीवी पे कोई सीरियल देख रहे होते हो ना, तो उसके पहले उसका एक डिस्क्लेमर आता है कि इस धारावाहिक में दिए गई सारे के सारे जो कलाकार या कैरेक्टर्स है वो काल्पनिक बातों पे आधारित है, जिसका किसी भी समाज और जिसका किसी भी रिलीजन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसा मानकर हम ये वीडियो या ये लेक्चर्स मतलब ये सीरियल प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि कल को जाके आपने ऑब्जेक्शन उठाया, ये तो हमारे समाज में कुछ बोल दे रहा है, ये तो हमारे लिए कुछ बोल दे रहा है, तो वो है ना कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोल देंगे कि भाई हमने पहले ही बोल दिया था कि हम सिर्फ काल्पनिक बातों पर आधारित इसको बना रहे हैं, जिस वजह से वो प्रोडक्शन हाउस थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाता है लॉ में, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोजर पहले ही दे दिया कि इसको सीरियसली ना ले, इसको दिल पे ना ले, हम दिल पे लेने के लिए नहीं बना रहे ये चीज, ये काल्पनिक तौर पे बना रहे। पिक्चरें भी ऐसी बनती है, पहले डिस्क्लोजर आता है। तो दिस इज व्हाट हमारे रिपोर्ट में भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि काल्पनिक बातों पे है, हम लोग ये बोलेंगे कि ये चीजें इस तरीके से जो दिख रही है स्टेटमेंट में, तो ये इसलिए दिख रही है, उसकी वजह ये है। जहां पर दिखाना है नॉर्मल से हटकर अगर कोई नॉर्मल चीज या फिर कुछ रेगुलर प्रैक्टिस से हटकर तुमने कोई डिफरेंट चीज अपने स्टेटमेंट में अगर दिखाई है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है रिपोर्ट में। इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। इसका तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बना हुआ है नंबर 1। इसके अंदर में पूरी प्रोसीजर से बताया हुआ है कि आपको कौन सी बातों को डिस्क्लोज करना पड़ सकता है और किस तरीके से। तो ये है हमारा फुल डिस्क्लोजर। तो बताइए दोस्तों, ये आपकी ट्रेडिशन हुई कि नहीं हुई? अकाउंट आज से नहीं फॉलो हो रहा है, तुम और मैं आज नहीं सीख रहे। अकाउंट एक जमाने से चल रहा है, मेरे भी पहले से चल रहा है, मेरे मम्मी पापा के जमाने से चल रहा है। तो वहां से लेकर अब तक अकाउंट जब भी फॉलो हुआ है तो सबने डिस्क्लोजर दिए, क्योंकि डिस्क्लोजर उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। यानी कि अकाउंटेंसी फॉलो करनी है तो डिस्क्लोजर के कन्वेंशंस को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी ट्रेडिशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि हिंदू बनना है तो मंगलसूत्र पहना के शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका मतलब कन्वेंशन है। तो अकाउंट में भी आपको कन्वेंशंस फॉलो करने ये वाले हैं, यानी ये परंपरा है तो करनी ही है, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। चलो दूसरी पॉइंट पे आते हैं, कंजर्वेटिज्म। दोस्तों कंजर्वेटिज्म क्या चीज होती है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम लोग बहुत बार क्या होती कुछ असेट लायबिलिटीज के लिए प्रोविजंस करते हैं। प्रोविजंस का मतलब होता है कि प्रॉफिट से थोड़ा पैसा निकाल के रखना होने वाली घटनाओं यानी इवेंट के लिए, या जो होने ही वाला है उसके लिए, मतलब जो कॉन्टिंजेंट चीजें है उसके लिए भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस उसके लिए भी, और जो कंफर्म है कि होना ही है, जैसे टैक्स देना ही है, डिविडेंड बांटना ही है, तो उसके लिए भी। मतलब 2 बातों के लिए हम प्रोविजंस कर सकते हैं, जो एक एक्चुअल है, जो नोन है, और मतलब फ्यूचर में करना ही है तो उसके लिए करो,
और एक अननोन है यानी कि कॉन्टिंजेंट है, हो भी सकता है और नहीं भी, उसके लिए भी करो। प्रोविजंस मतलब प्रॉफिट से थोड़ा पैसा हिस्सा निकाल के रख दो। तो ये क्या हर व्यापार की कंपलसरी प्रैक्टिस है? कन्वेंशन है। मतलब कि प्रोविजंस बेसिस पे अगर अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग को सही तरीके से माना जाता है, यानी कि आप प्रोविजन ना भी करो तो चलेगा, प्रोविजन करना ना करना वो आपकी मर्जी। मेरी भी एक्सेलआर एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुझे पूछो क्या आप प्रोविजन कर रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा मैंने तो आज तक ऐसी कोई प्रोविजन करी नहीं है, तो क्या ही कंपलसरी है? मैंने नहीं है। तो बोलेंगे सर तो आप तो कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर मैंने बोला कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहे लेकिन सिस्टम फॉलो हो रहा है। अकाउंटिंग के अंदर प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट अगर है, आपको लगता है आपको, और आपके ऊपर कंपलसरी वो लायबिलिटी आती है, तो फिर आपको तो करनी ही पड़ेगी, जैसे टैक्स के लिए भी करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? तो दिस इज व्हाट, ये ऑप्शनल बन सकता है कंजर्वेटिज्म। इज दिस क्लियर सर? हमारे अकाउंट में कुछ एक्सपेक्टेड लॉसेस की भी प्रोविजन की जाती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेक्टेड लॉस होता ही है क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम अपनी टेंजिबल असेट का यूज यानी कंजम्पशन करते हो, तो वो असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो वो लॉस को भी आपको अपने बुक्स में क्या करना है? कंसीडर करना है। इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग, इसकी प्रोविजन करनी है। इतना नुकसान तो आपको हो रही है तो उसकी प्रोविजन करनी है। तो ये प्रोविजन करने की प्रोसेस या फिर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ये समझ में आ गया आपको? लॉसेस, जैसे कि व्यापार में, बिजनेस में बहुत बार पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, जिसको मैं बोलते हैं बैड डेब्ट। तो किसी को उधारी दी तो पैसा डूबने का चांस है, 5% डूबेगा, 8% डूबेगा। तो वो डूबने का जो लॉस होने वाला है वो जो लॉस होने वाला, सॉरी, जो लॉस होने वाला है, वो लॉस के लिए भी हम पैसे पहले से प्रोविजन कर लेते हैं, यानी एडवांस में ट्रीट कर लेते हैं कि 5% डूबेगा, यानी डेटर में से उतना, यानी कस्टमर्स की वैल्यू में से उतना माइनस कर दो, 5%। 5% का सपना पड़ा था आपको, 5% आपने एज्यूम किया कि इतना डूबेगा, एक्चुअल नहीं है नो, आपने एज्यूम किया इतना डूबेगा, ये प्रोविजन बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोविजन करना। यस और नो? एक्चुअल डूबेगा फ्यूचर में, लेकिन आपने अभी से एस्टिमेट निकाला कि इतनी एक्सपेक्टेड डूबते ही है, डूबने के चांसेस है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन करना, पहले से माइनस कर दो। तो दिस इज व्हाट कंजर्वेटिज्म वी से। ओके, उसके बाद कंजर्वेटिज्म को मैं जनरल भाषा में समझाऊं, अपनी साधारण भाषा में, सामाजिक भाषा में, मतलब होता है कि कंजर्वेटिव रहना। कंजर्वेटिव रहना मतलब होता है अपनी लॉसेस को लेके प्रिकॉशन लेना, मतलब थोड़ा सा, मतलब कंजूस टाइप का बिहेव करना, मतलब होता है खर्चों की प्रोविजन करके रखना, या फिर होने वाले खर्चों की प्रोविजन करके रखना, सावधान रहना। इनडायरेक्टली कंजर्वेटिज्म में तो सावधान नहीं होता है, सावधानी बरतने को कंजर्वेटिज्म बोलेंगे। कंसिस्टेंसी क्या होती है दोस्तों? ये वर्ड कंफ्यूज कर सकता है आपको, सिंपल है बोलने के लिए। अकाउंट में क्या बात करेंगे इसके ऊपर? कंसिस्टेंसी मतलब आप जो वैल्यूएशंस करते हो असेट्स का, वो वैल्यूएशन जिस मेथड से आप करते हो, क्योंकि हर चीज की मेथड्स होती है वैल्यूएशन की, तो वो मेथड्स में बदलाव नहीं करना है आपने। पहले जो मेथड से आप वैल्यूएशन करते थे एसेट का, उसी मेथड से अगले साल करना है, उसी मेथड से अगले साल करना है, उसी मेथड से अगले साल करना है। उदाहरण के तौर पे सिर्फ असेट वैल्यूएशन नहीं होता है ना दोस्तों, कंसिस्टेंसी में बहुत सारी मतलब मेथड्स है ऐसी कि जिसको अपने को सेम मेंटेन करना है। मैं बताता हूं, थोड़ा वेट करो आराम से। जैसे आप असेट का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो एक असेट को आप 10% से डेप्रिशिएट कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए, ये एसी इस्तेमाल हो रही है, तो एसी की वैल्यू कितने परसेंट से घट रही है? 10% से घट रही है। मैं घटा रहा हूं उसको हर साल क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है, तो अगले साल कितने से? 10 से घटाएंगे, अगले साल कितने से? 10 से घटाएंगे। अगर मुझे लगता है कि मैंने अभी 20% से घटाना है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी का रूल ब्रेक हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, असेट की वैल्यू को घटाने की 2 मेथड होती है डेप्रिशिएट करने की। एक होती है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि हर साल फिक्स अमाउंट से घटाओ, और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी हर साल वो परसेंट से ही घटाओ, वही अमाउंट से घटाओ, लेकिन असेट की जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर वो परसेंट निकालते जाओ, तो अमाउंट चेंज होती जाती है। ये मैं आपको ज्यादा सही समझा रहा, जनरल लेवल पे ये सोच के चल रहा हूँ कि तुमको अकाउंट आता ही नहीं, इस हिसाब से समझ आ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के ऊपर जब जाएंगे ना, तो मैं वहां पे पूरा अच्छे से समझा दूंगा। तो आप एक असेट के ऊपर एक परसेंट और एक प्रोसीजर मेथड जो फाइंड आउट करते हो या चार्ज करते हो, तो वो मेथड को आपको कंसिस्टेंटली हर साल क्या करनी है? मेंटेन करनी है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी। इसमें अगर बदलाव कर रहे हो, इसमें अगर चेंजेस ला रहे हो, तो फिर डिस्क्लोजर में देना है। चेंज कर सकते हो बट डिस्क्लोजर में दिखाना है।
फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से आपने लिख देना है रिपोर्ट में। लास्ट वन इज मटेरियलिटी। इसके बारे में तो मैं ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं 2 आंसर दूंगा इसमें। मटेरियलिटी का मतलब सबसे पहले मेरी भाषा में जो मटेरियल फैक्ट है, व्यापार के अंदर जो चीजें हो रही है उसको लिखो, जितने से हो रही है उतने से लिखो। ठीक है, फिर से बात, जो चीजें हो रही है जिसको कंसीडर करना चाहिए व्यापार में वो लिखो। एग्जाम्पल की अगर मैं 2 रुपए की 5 रुपए की रिफिल लेके आ रहा हूं और वो खर्चा निग्लिजिबल है, मुझे कंसीडर नहीं करना है व्यापार में, तो वो इमटेरियल है, मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन ये रिफिल मेरे को महीने के महीने लगती है और उसका बिल मैं लाता नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महीने भरे में मतलब साल भरे में मैंने छोटे बड़े 1000 रुपए के खर्च कर दिए। अब मुझे लगता है कि यार वो 1000 रुपए रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो रिजनेबिलिटी इज दैट कि 1000 रुपए से रिकॉर्ड करो। तुम अगर उस रिफिल के खर्चों को 50,000 दिखाओगे तो इट इज अनरीजनेबल, इमटेरियल। इज दिस क्लियर? तो मटेरियलिटी क्या बोलता है कि ऐसी चीजें लिखो जो लिखने लायक हो, नंबर 1, और वो चीजें उतने से लिखो अगर लिखना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसका हमारे पास जनरल लेवल पे कोई हिसाब नहीं होता, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखने हैं तो ऐसे लिखो जो रीजनेबल हो व्यापार के हिसाब से। अगर आपका व्यापार बड़ा हो तो चाय पानी के खर्चे आप लिख सकते हो 1 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बड़ा व्यापार है, बहुत सारे लेबर है, चाय ही चाय पिलाते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा व्यापार है और आप चाय के घर से 1 लाख दिखाते हो ना, तो अनरीजनेबल है, इमटेरियल है। दिस इज व्हाट द मटेरियलिटी विसेस। तो अकाउंट में इन बातों का भी ख्याल रखा जाता है अकाउंटिंग करते वक्त, दैट शुड बी अ रीजनेबल वन। मैं मेरी दुकान में चेयर अगर 1 करोड़ की दिखा दूंगा तो यू विल शॉक, बोलेंगे सर 1 करोड़ की चेयर कैसे दिखा दी, अपने आपका बिजनेस तो छोटा है। तो भाई ये अनरीजनेबल है, तो थोड़ा सा रीजनेबल लेवल से अकाउंटिंग करो, नहीं तो फिर लोग आपको पकड़ लेंगे, लोग आपकी अकाउंटिंग पकड़ लेंगे और लोग आपकी गलतियां देख लेंगे और आपकी रिपोर्ट के ऊपर ब्लेम करेंगे। दिस इज व्हाट वी से लाइक मटेरियलिटी। ओके दोस्तों, अगर इसमें से कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। ये मेरा वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट्स को लेके आऊंगा और कॉन्सेप्ट्स को हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट्स के लिए 2 वीडियोस लगेंगे, बिकॉज हमको लेंथ कम मेंटेन करनी है इस वजह से। ओके तो 2 से 3 वीडियो लग सकते हैं, लगने दो। बेसिक सीखना है, स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम राजेश सर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।